हेलो स्टूडेंट, आज हम क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 बायो का देखेंगे, जो है पुष्पी पादपों का शरीर यानी पुष्पी पादपों की एनाटॉमिक, उसकी आंतरिक संरचना के बारे में हम लोग जानेंगे और एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड को क्लियर करेंगे कि एक एक वर्ड का मतलब क्या है, उसको एकदम स्पष्ट रूप से समझेंगे। सो स्टूडेंट, तो हम लोग अपना लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं और उसका मैं एक्सप्लेन भी करूंगी। सो फ्रेंड, हम एनसीईआरटी को रीड करना और उसे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं। आप बड़े प्राणियों, पादपों तथा जंतुओं दोनों में रचनात्मक समानता तथा बाह्य आकारिकी में भिन्नता देख सकते हैं। कहने का मतलब है, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जंतुएं होते हैं, उनमें क्या होती है, उनका जो स्ट्रक्चर रहता है, जो संरचना रहती है, उसमें क्या रहता है, कुछ न कुछ समानता रहती है। और जो बाहरी रूप रंग होता है, उसमें क्या रहता है, कुछ न कुछ भिन्नता भी होता है। इस प्रकार जब हम भीतरी संरचना का अध्ययन करते हैं, तब हमें बहुत सी समानताओं और विभिन्नताओं का पता लगता है। कहने का मतलब है, जब हम पेड़ पौधे के या फिर जीव जंतु के भीतरी संरचना के बारे में पढ़ते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बहुत सी समानताएं भी मिलता है और भिन्नता भी मिलता है। जैसे आप लोग सोचेंगे कि कैसे पेड़ पौधे तो दिखने में से हम हरे हरे होते हैं, तो कैसे हम इस पे भी बिलीव कर लें, तो इसे हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन जैसे आप लोग पेड़ पौधों में कैसे, जैसे कोई मोनोकॉट होता है, जब आप उसके सीड को चीरेंगे तो उसमें दो बीज के पत्ते जैसी स्ट्रक्चर दिखाई देती है। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिसमें बीज का पत्ता नहीं दिखता, वो एक ही सीड जैसे लगता है। जैसे गेहूं आप लोग देखे हैं, चावल देखे हैं, अगर आम के गिठली को आप काटेंगे तो उसमें दो जो बीज रहता है, पत्ते की तरह उसकी संरचना दिखाई देगी। तो यही बताया जा रहा है कि पेड़ पौधे जो होते हैं, उनमें बाहरी रूप रंग कुछ समान भी होते हैं और उसमें क्या होता है, जिस तरह बाहरी रूप रंग में समानता और असमानता उनमें दिखाई देती है, उसी तरीके से जब हमको काट के उनके अंदर की सेल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें भी क्या होता है, कुछ भिन्नता और कुछ समानता का पता लगता है। इस अध्याय में हम उच्च पौधों में भीतरी संरचनात्मक और कार्यात्मक संरचनाओं के विषय में क्या करेंगे, पढ़ेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। कहने का मतलब है, जब हम इस अध्याय में पढ़ेंगे तो जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं, जैसे आम हो गया, नीम हो गया, इमली का पेड़ हो गया, जो बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उनकी जो भीतरी संरचना यानी उनकी अंदर से बनावट कैसी है, सेल किस तरीके से अरेंजमेंट है, उनका क्या करेंगे, हम लोग संरचना देखेंगे और उन किस तरीके से काम कर रहे हैं, इसके विषय में भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। पौधों की भीतरी संरचना के अध्ययन को शरीर कहते हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे आप एक शरीर जो होता है, उसकी मतलब पूरा देह होता है। चाहे एक डॉग का पूरी बॉडी ले लीजिए, पूरा देह ले लीजिए, क्या कहते हैं, शरीर कहते हैं। लेकिन जो पौधे की भीतरी संरचना का अध्ययन करते हैं, शरीर है। देखिए, ये शरीर है, शरीर नहीं है, शरीर। इसको क्या करिएगा, आप लोग नोटिस कर लीजिएगा। ये आपको एग्जाम में अगर MCQ बन के आएगा तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। शरीर भी आ सकता है और शरीर भी दे देगा, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इंग्लिश में तो कोई दिक्कत नहीं है, एनाटॉमी जान जाएंगे, हर कोई जान जाएगा। तो इसमें बताया गया कि पौधों की जो भीतरी संरचना होती, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, हिंदी में शरीर कहते हैं, शरीर कहते हैं। आगे देखिए, पौधों में कोशिका आधारभूत इकाई है। हम लोग सेल वाले भी चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि कोशिका जो होती है, सभी जीवों की क्या होती, आधारभूत इकाई। बिना कोशिका के किसी भी जीव का निर्माण नहीं हो सकता है। ये आधार है, ये इसके बिना ही क्या होता है, बिना सेल के, बिना कोशिका के किसी भी जीव की बॉडी नहीं बन सकती, शरीर नहीं बन सकता। तो कोशिका भी, चाहे पेड़ पौधे भी जीव ही होते हैं।
तो कोशिका क्या है? पौधों की आधारभूत इकाई है। कोशिकाएं ऊतक में और ऊतक अंगों में संगठित होते हैं, यानी कहने का मतलब है जो कोशिकाएं होती हैं वो मिलके क्या बनाती हैं? ऊतक बनाती हैं, और ऊतक मिलके क्या बनाते हैं? अंग बनाते हैं। पौधों के विभिन्न अंगों की भीतरी संरचना में अंतर होता है, यानी जब हम पौधों के अभी आगे हम लोग चैप्टर में जब पढ़ेंगे कि पौधों को काटेंगे, फिर काट के देखेंगे उनकी भीतरी जो संरचना है किस तरीके से दिखाई दे रही, तो हमें क्या कुछ ना कुछ उसमें अंतर भी दिखाई देगा। एंजियोस्पर्म में एक बीजपत्र, इसमें देखिए कहा जा रहा है जो एंजियोस्पर्म होता है एक बीजपत्री शरीर की द्विबीजपत्री से भिन्न होती है, यानी एंजियोस्पर्म, यानी एंजियो का मतलब होता है ऐसा पेड़ पौधे जिनके जो सीड रहता है, सीड के चारों ओर फल होता है, यानी फल सीड को कवर किए रहता है। फल को हम लोग खा लेते हैं और सीड को क्या करते हैं? फेंक देते हैं। तो कह रहा है जो एज भी ऐसे पेड़ पौधे जिनके सीड के चारों ओर क्या रहता है? फल रहता है, ओवरी होता है, और ओवरी फल में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो एक बीजपत्री, जैसे हमने एक बीजपत्री बताया कि जिसके सीड में एक ही बीज का पत्ता होता है, यानी वो दो लिप्स उसमें नहीं होते हैं, उसे क्या कहते हैं? एक बीजपत्री। जैसे हमने गेहूं का एग्जाम्पल दिया, और यहाँ पे द्विबीजपत्री, जैसे आप चने की दाल सब लोग जानते होंगे, या फिर मटर की भी दाल, अरहर की दाल जानते होंगे, तो उसकी जो भीतरी संरचना होती है, भले ही वो क्या है? एंजियोस्पर्म के ही प्लांट है, लेकिन उनकी जो भीतरी संरचना है उसमें क्या होता है? अंतर होता है। जब उनके स्टेम को काट के देखेंगे और एक बीजपत्री काट के देखेंगे तो कुछ ना कुछ क्या दिखाई देगा? उसमें डिफरेंस दिखाई देगा। इसी के बारे में इस चैप्टर में हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। भीतरी संरचना पर्यावरण के प्रति अनुकूलन को दर्शाता है, यानी भीतरी संरचना जो है वो जहाँ पे पेड़ पौधा है वहां पे उसको किस तरीके का न्यूट्रिशन मिल रहा है, किस तरीके से उसको वाटर मिल रहा है, इस हिसाब से वो क्या करता है? अपने जो गॉड ने उसको बनाया है उसी हिसाब से उसको बना दिया है, वो अनुकूलित उस हिसाब से हो गया है। अब फ्रेंड्स देखिए एनसीईआरटी 6.1 में अब ऊतक के बारे में दिया गया है। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा वर्ग है जिसका उद्भव एक ही होता है, यानी ऊतक क्या होता है? कोशिकाओं का समूह होता है जिसका उद्भव एक ही होता है। इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं, यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, इसको अभी समझते हैं। और उनके कार्य भी प्रायः समान होते हैं। ऊतक कोशिकाओं का ऐसा समूह होता है जिसका उद्भव एक ही लेयर से होता है। हम आपको क्लियर कर देते हैं। स्टूडेंट, अभी मैंने बताया कि ऊतक कोशिकाओं का एक समूह होता है जिसका उद्भव एक ही से होता है, यानी ये देखिए जब बेबी मम्मी के अंदर रहता है तब वो एकदम से बेबी पहले नहीं बन जाता, पहले वो इस शेप में कुछ होता है। तो ये आपका भ्रूण जो होता है उस भ्रूण की 3 लेयर होती हैं। ये इसे बाह्य त्वचा कहते हैं, फिर ये अंतः त्वचा होता है, ये बीच में क्या होता है? मध्य त्वचा होता है, और इंग्लिश में इसे कहते हैं एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीसोडर्म बोलते हैं। तो ऊतक जो होता है वो एक ही लेयर से, इस एम्ब्रियो का एक ही लेयर होता है। ये भ्रूण है, इसे भ्रूण भी बोलते हैं। ये भ्रूण के एक ही लेयर से क्या होता है? उत्पन्न होता है। अगर ऊतक इस लेयर से बनेगा, वो सिर्फ इसी लेयर की कोशिकाएं रहेंगी, और ये कोशिकाएं आपस में मिलकर क्या बना लेंगी? एक समूह बना लेती हैं। या फिर इस लेयर की कोशिकाएं रहेंगी तो सिर्फ इसी लेयर की कोशिकाएं रहेंगी, और ये कोशिकाएं मिलकर आपस में एक समूह बना लेंगी, और ये समूह की जो कोशिकाएं होती हैं ऊतक कहलाएंगी। और जो इस समूह की जो कोशिकाएं रहेंगी, ये इनका कार्य क्या रहेगा? समान रहेगा, और इनका इस समूह की जो कोशिकाएं रहेंगी इनका भी कार्य समान रहेगा। तो ऊतक की डिफिनेशन क्या हो गई? कोशिकाओं का ऐसा समूह जो एक ही लेयर से, एम्ब्रियो के एक ही लेयर से उत्पन्न होती हैं, और उनका कार्य भी क्या होता है? समान होता है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे रीड करते हैं। स्टूडेंट, अब आगे देखिए
आपको ये ऊतक की डिफिनीशन तो समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे रीड करते हैं। पौधे विभिन्न प्रकार के ऊतक होते हैं, यानी जो पौधे होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं, विभिन्न अलग अलग प्रकार के ऊतक होते हैं। ऊतकों को दो प्रमुख वर्ग में क्या किया गया, बांटा गया है। पहला वर्ग है विभाज्य ऊतक और दूसरा है अस्थायी ऊतक। इन वर्गों के आधार कहा गया है, इन वर्गों का आधार है कोशिकाओं का विभक्त होना अथवा न होना। इस वर्गों में बांटने का क्या आधार है, इसे विभाज्य ऊतक कहा गया है, इसे अस्थायी ऊतक कहा गया है। यानी विभाज्य ऊतक में क्यों रखा गया है, क्योंकि इसकी कोशिकाएं विभाजित होती हैं और अस्थायी ऊतक में कोशिकाएं विभाजित नहीं होते। यही है इनके वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है कि कौन सी कोशिकाएं विभाजित होती हैं, यानी एक कोशिका से दो कोशिका बनाती हैं, और कौन सी कोशिकाएं एक कोशिका से दो कोशिका नहीं बनाती हैं। अब हम लोग पहले पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक ऊतक, यानी जो ऊतक में विभाजन करने की क्षमता होती। पौधों में वृद्धि मुख्यतः सक्रिय कोशिका विभाजन वाले विशिष्ट क्षेत्र तक ही क्या होता है, सीमित होता है। यानी पौधों में जो वृद्धि होता है कुछ विशेष क्षेत्र तक ही सीमित होता है। ऐसा नहीं होता कि पूरा का पूरा पेड़ बढ़ता जाए, पत्ती इतनी छोटी है तो कल इतनी बड़ी नहीं, ऐसा नहीं होता। एक टाइम तक पत्ती भी बढ़ती है, फिर उसके बाद नहीं बढ़ती है। लेकिन पौधों में जो होता है वृद्धि वो हमेशा होती रहती है। वो कुछ विशेष क्षेत्र होते हैं और उन्हीं क्षेत्रों में ये वृद्धि सीमित होती। इस क्षेत्र को मेरिस्टेम कहते हैं। पौधों में विभिन्न प्रकार के मेरिस्टेम होते हैं। जैसे इसमें मेरिस्टेम यानी जो मेरिस्टेम है, जो विभाज्य ऊतक है, जो अपने आप में विभाजन करने की क्षमता रखता है, वो भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। जो मेरिस्टेम मूल तथा तने के शीर्ष पे होते हैं वह प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उसके जो मूल पे होता है और जो शीर्ष पे होता है वो कौन सी ऊतक बनाता है, प्राथमिक ऊतक बनाते हैं। उन्हें शीर्षस्थ मेरिस्टेम कहते हैं। और जो शीर्ष पे पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं, शीर्षस्थ मेरिस्टेम। और ये जो मूल शीर्ष मेरिस्टेम होता है वो मूल की चोटी पे पाया जाता है, और जो तना शीर्षस्थ मेरिस्टेम होगा वो तने के चोटी पे पाया जाएगा। यहाँ तक आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम लोग देखते हैं। पत्तियों के बनने तथा तने की लंबाई के समय कुछ कोशिकाएं प्रारोह शीर्ष मेरिस्टेम के पीछे छूट जाती हैं। यानी ये कह रहा है जब पत्तियां बनती हैं और तना लंबाई में वृद्धि करता है तो कुछ विभाज्य ऊतक की जो कोशिकाएं होती वो पीछे ही रह जाती हैं। वो पत्तियों में नहीं कन्वर्ट हो पाती, वो स्टेम में नहीं बन पाती हैं, वो कोशिका वो ऊतक के रूप में पीछे ही रह जाती यानी बच जाती हैं। और इन्हें क्या कहते हैं, कच्छी कली कहते हैं। ऐसी कलियां पत्तियों के कच्छ में स्थित होती हैं। यानी ऐसी कलियां जो होती हैं वो पत्तियों का जो पत्तियां जहां से निकलती है वहां पे वो लोग स्थित होती हैं। और इन कलियों से शाखा बनती है, यानी इस कलियों से टहनियां बनती हैं तथा फूल बनते हैं। और क्या बनता है, जो मेरिस्टेम ऊतक पीछे छूट जाता है उससे क्या बनता है, फूल बनता है और शाखा निकल जाती है, दूसरी शाखा बन जाती है। आगे देखिए, जब मेरिस्टेम अस्थायी ऊतकों के बीच में होता है तब उसे क्या कहते हैं, अंतर्वेशी मेरिस्टेम। यानी जब तनों के बीच में जहाँ पे वो छूटा हुआ रहता है, नीचे से भी अस्थायी ऊतक रहता है, ऊपर से भी अस्थायी ऊतक रहता है, तब उसे क्या कहते हैं, अंतर्वेशी मेरिस्टेम कहते हैं। ये घास में होते हैं। जब शाकाहारी गाय बकरी या फिर कोई भी चीज जब घास को क्या कर लेता है, चर जाता है, तो आप लोग देखते होंगे कि घास फिर से फनक जाती है और फिर से उग जाती है। वो कैसे होता है, क्योंकि उसमें अंतर्वेशी मेरिस्टेम पाया जाता है, इसीलिए घास फिर से ग्रो कर जाती है, उग जाती है। शीर्षस्थ मेरिस्टेम तथा अंतर्वेशी मेरिस्टेम दोनों ही प्राथमिक मेरिस्टेम होते हैं, क्योंकि वे पौधे की प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं।
कहा जा रहा है जो ये शीर्षस्थ मेरिस्टेम होता है जो तने की चोटी पे या फिर उसके रूट की, उसके मूल की चोटी पे पाया जाता है जो विभाज्य ऊतक, और अंतर्वेशी मेरिस्टेम जो अस्थायी ऊतकों के बीच पाया जाता है, दोनों ही क्या होते हैं, प्राथमिक मेरिस्टेम होते हैं, क्योंकि ये प्रारंभिक अवस्था में ही आ जाते हैं। जब पौधा ग्रो करता है तभी ये दोनों मेरिस्टेम आ जाते हैं। प्राथमिक या पूर्ववर्ती मेरिस्टेम जो होते हैं वो क्या बनाते हैं, पादप की शरीर बनाते हैं, उसकी पूरी बॉडी बनाते हैं। हम लोग अब दूसरा पैराग्राफ पढ़ते हैं। मेरिस्टेम जो बहुत से पौधों की मूल तथा प्रारोह के परिपक्व क्षेत्र में होते हैं, विशेष रूप से काष्ठीय कक्ष बनाते हैं। इसमें बताया जा रहा है वो मेरिस्टेम, वो विभाज्य ऊतक जो कहाँ पे पाए जाते हैं, परिपक्व क्षेत्र में पाए जाते हैं। जैसे आम का पेड़ देखते होंगे तो उसका जो तना रहता है वो क्या रहता है, परिपक्व हो जाता है, तो क्या बनाता है, लकड़ी बनाता है। तो वैसे मेरिस्टेम क्या बनाते हैं, लकड़ी बनाते हैं, यानी उडी कक्ष बनाते हैं, उडी एक्सिस बनाते हैं। और आगे देखिए, और वे मेरिस्टेम जो प्राथमिक मेरिस्टेम के बाद उत्पन्न होते हैं उन्हें द्वितीयक अथवा पार्श्वी मेरिस्टेम कहते हैं। ये कैसे होते हैं, सिलिंडराकार होते हैं, सिलिंडर के आकार के होते हैं। आगे देखिए, पुलीकैम्बियम, अंतरा पुलीकैम्बियम तथा कर्क कैम्बियम पार्श्वी मेरिस्टेम की क्या है, उदाहरण है। हम लोग आगे इन वर्डों को और डिटेल में अच्छी तरीके से समझेंगे कि पुलीकैम्बियम, अंतरा पुलीकैम्बियम, कार्क कैम्बियम किसे कहते हैं, आगे आएगा। आगे हम लोग इसको और अच्छे से समझ लेंगे। आगे देखिए फ्रेंड्स, प्राथमिक तथा द्वितीयक दोनों मेरिस्टेम में कोशिका विभाजन के बाद नई नई कोशिकाएं बनती हैं। कहा जा रहा है जो प्राथमिक मेरिस्टेम होता है और द्वितीयक मेरिस्टेम होता है, उसकी जो विभाज्य ऊतक होती है वो विभाजित करती है और नई नई कोशिकाएं बनाती है जो रचनात्मक तथा क्रियात्मक, रचनात्मक यानी जिसका स्ट्रक्चर क्या होता है, स्थिर हो जाता है, एक जैसा हो जाता है, यानी उनकी जो कार्य करने वाली कोशिकाएं होती हैं वो एक जैसी हो जाती और क्रियात्मक रूप से विशिष्ट हो जाती, यानी उनका एक परमानेंट, उनका एक निश्चित आकार होता है, निश्चित काम हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे विशिष्ट वर्ड का यूज किया गया है। कहा जा रहा है जो नई नई कोशिकाएं होती वो रचनात्मक, क्रियात्मक रूप से विशिष्ट हो जाती, यानी रचनात्मक, यानी उनका जो संरचना रहता है वो निश्चित हो जाता है और काम भी उनका निश्चित हो जाता है। और फिर उनका जब ये सब निश्चित होता है, रचना भी निश्चित हो जाता है, काम भी निश्चित हो जाता है, तब उनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं होती है, वो अस्थायी हो जाती हैं। ऐसी कोशिकाओं को अस्थायी अथवा परिपक्व कोशिकाएं कहती हैं। ऐसी कोशिकाएं जिनमें विभाजन करने की क्षमता नहीं रह जाती है उन्हें क्या कहते हैं, परिपक्व कोशिकाएं अथवा अस्थायी कोशिकाएं कहते हैं। ये कोशिकाएं अस्थायी ऊतक बनाती हैं, यानी जो कोशिकाओं में विभाजन करने की क्षमता नहीं रह जाती है वो कोशिकाएं अस्थायी ऊतक बना लेती हैं। पौधों की प्रारंभिक काय बनने के समय शीर्षस्थ मेरिस्टेम में विशिष्ट क्षेत्र से त्वची ऊतक, भरण ऊतक, संवहन ऊतक बनते हैं। यानी ये सब क्या है, जब पौधे प्रारंभिक रूप से, जब पौधा पतला होता है, सिर्फ लंबाई में बढ़ता है, अपनी मोटाई में नहीं बढ़ता है, तब कौन कौन से अस्थायी ऊतक बन जाते हैं, त्वची ऊतक, भरण ऊतक और संवहन ऊतक बनते हैं। ये क्या होते हैं, अस्थायी ऊतक बन जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।